नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। आज की खबरों बढ़ेंगे, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपंचमी और सावन का तीसरा सोमवार आज मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सीएम धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं। उत्तराखंड में बनेगा राज्य युवा आयोग, स्वरोजगार के लिए विशेष प्रोत्साहन। चमोली के तमक नाले में बहे बीआरओ, हवलादार की तलाश तेज। सीएम धामी ने परिजनों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। सीएम समृद्धि योजना से आत्मनिर्भर बनेगा उत्तराखंड। महिलाओं और पूर्व सैनिकों को मिलेगा एग्री बिजनेस का प्रशिक्षण। उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई आपत्तियां। वोटर को जारी होगा नोटिस। उत्तराखंड में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर खटीमा से है, जहां लायंस क्लब खटीमा सिटी के तत्वाधान में एक निजी होटल में तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। तीज महोत्सव के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। प्रतियोगिताओं के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष प्रतिभागियों को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना है, साथ ही महिलाओं को आपसी मेलजोल और खुशियां साझा करने का अवसर उपलब्ध कराना भी आयोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा। कार्यक्रम के अंत में क्लब पदाधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताते हुए तीज पर्व की शुभकामनाएं दी। लायंस क्लब खटीमा सिटी समय समय पर सामाजिक और पारंपरिक कार्यक्रम कराता रहता है। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और आज हरियाली तीज है, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने हरियाली तीज का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे क्लब की और हमारे आए हुए गेस्ट महिलाएं जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और खटीमा में लायंस क्लब सिटी खटीमा के द्वारा कृत्य फार्म में तीज महोत्सव का आयोजन करा गया, जिसमें हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी। सज धज के महिलाएं आईं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम गेम में विभा अरोड़ा जी को पुरस्कार दिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर देहरादून से, जहां अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने के वाले युवाओं के लिए सरकार की ओर से रोजगार सेल बनाए जाने की बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 4 साल सेना में सेवा देने के बाद अग्निवीरों के लिए अलग से रोजगार सेल बनाने की जरूरत पड़ना अपने आप में बड़ी विडंबना है। गोदियाल का कहना है कि पहले सेना में लंबे समय तक सेवा देने वाले जवानों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और सम्मान मिलता था, लेकिन अग्निवीर योजना में 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को वापस घर भेजकर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने भाजपा को अग्निवीरों के लिए रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दी। गोदियाल ने कहा कि 15 अगस्त से अधिक सैन्य सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेकर घर लौटने को रिटायरमेंट कहा जाता है, जबकि अग्निवीरों के मामले में 4 साल बाद सेवा समाप्त हो रही है। कांग्रेस ने सरकार से अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के भविष्य और रोजगार की स्थिति पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 4 साल फौज में नौकरी करने के बाद अग्निवीर रोजगार सेल बनाना पड़ा। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये अपने आप में एक विडंबना है। ये कौन सा मॉडल कहोगे इसका? यही गुजरात मॉडल है कि जहां कांग्रेस के समय में फौज से रिटायर हुए व्यक्ति को ससम्मान पेंशन मिलती थी, सम्मान मिलता था,
आज 4 साल के बाद सूखा घर भेजने के बाद उनको रोजगार के सेल गठित करने की बात करते हैं। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से बचना चाहिए, मैं नसीहत दे रहा हूं, इस बात से बचना चाहिए कि अग्निवीरों के बारे में वो रिटायरमेंट शब्द का प्रयोग न करे। रिटायरमेंट ये नहीं होता है। अगली खबर का रुख करते खबर देहरादून से, जहां रथधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। बारिश के बावजूद यात्रा की रफ्तार में कमी नहीं आई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अब तक चारधाम में 47,45,456 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें यमुनोत्री धाम में 6,02,51, गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854 और बद्रीनाथ धाम में 16,32,363 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में भी 2,05,069 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मंत्री के अनुसार 15 अगस्त 2026 तक चारधाम और हेमकुंड साहिब के लिए कुल 60,48,695 पंजीकरण हो चुके हैं। सरकार का फोकस अब चारधाम यात्रा के साथ प्रदेश के अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी है। महासू मंदिर परिसर के विस्तार के लिए 120 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कार्तिकेय स्वामी मंदिर, आदि कैलाश और ओम पर्वत को भी विकसित किया जा रहा है। शाक्त वैष्णव, सेब, महासू और गोलू सर्किट के जरिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है। जो है चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और इस चारधाम यात्रा के अंदर थोड़ी बरसात के कारण शीतलता आई है। फिर भी जो चारधाम के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं, भक्तगण हैं, उनके अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री में 6,64,251 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854, बद्रीनाथ में 16,32,363, हेमकुंड साहब में 2,05,069। ये कुल मिला के चारधाम के अंदर 47,45,456 दर्शनार्थियों ने, भक्तों ने दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले धर्मनगरी में साधु संतों की गतिविधियों में तेजी दिखाई दे रही है। इसी क्रम में अलख अखाड़े ने अपने 108 महामंडलेश्वरों को नियुक्त कर हरिद्वार कुंभ में लव जिहाद और गौरक्षा के लिए अपनी कुंभ तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अखाड़े ने जम्मू कश्मीर के संत दीपेंद्र नाथ को महामंडलेश्वर की उपाधि देकर इस ओर एक कदम बढ़ा दिया है। पूरे धार्मिक विधि विधान और संतों की उपस्थिति में दीपेंद्र नाथ की चादर विधि को संपन्न कराया गया। नवनियुक्त महामंडलेश्वर दीपेंद्र नाथ का आचरण है कि वे अखाड़े के साथ जुड़कर लव जिहाद और गौरक्षा पर काम करेंगे और हरिद्वार कुंभ में अपनी भागीदारी निभाएंगे। वहीं अखाड़े की महामंडलेश्वर हर्षिता गिरी ने बताया कि सामाजिक और सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अखाड़े ने आज 4 महामंडलेश्वरों की ताजपोशी की है, जबकि हरिद्वार कुंभ से पहले 108 नए महामंडलेश्वर बनाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही बाकी के महामंडलेश्वरों की भी ताजपोशी की जाएगी। हो चुके हैं हमारे महामंडलेश्वर और हमारा 108 का लक्ष्य, आज 4 बने हैं। किस तरह से देख रहे हैं महामंडलेश्वर की योग्यता देखकर बना रहे हैं, क्या कुछ मापदंड रखे हुए हैं? यस, वो तो योग्यता देख के और हमारे जो सीनियर गुरुजी हैं, जो हमारे पूज्य गुरुजी हैं, वो डिसाइड करते हैं। पहले तो श्रीनाथ जी को अलग आदेश, माँ भगवती काली को अलग आदेश, बाबा काल भैरव को अलग आदेश। जैसे कि आज जो भी महामंडलेश्वर बनाऊँ अपने गुरुवर श्री दिनेश्वर महाराज और गुरु माँ योगी श्रद्धानाथ के आशीर्वाद से और अखाड़े के आशीर्वाद से बनाऊँ। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां खादरी माफ क्षेत्र में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते टूटे हुए बिजली के तारों की चपेट में आने से एक महिला और उसकी 3 साल की मासूम बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा बीती रात उस वक्त हुआ जब मां और बेटी सड़क के रास्ते अपने घर वापस लौट रहे थे। इसके इलाके में हुई इस बारिश के कारण सड़क पर जमा पानी में बिजली के टूटे हुए तारों से करंट फैल गया था, जिसकी चपेट में दोनों आ गए। इस हृदय विदारक घटना का सबसे खौफनाक पहलू
यह रहा कि मृतका का छोटा बेटा भी उनके साथ था। उसने जब अपनी मां और बहन को सड़क पर अछूत और अचेत अवस्था में गिरे देखा तो उसने घबराकर तुरंत आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से दोनों को तुरंत नज़दीकी एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है और ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि बिजली विभाग की लापरवाही से हुई हत्या है। यदि समय रहते विभाग ने जर्जर तारों को ठीक कर लिया होता तो यह अनहोनी टल सकती थी। गुस्से में आए ग्रामीणों संबंधित विभाग के दोषी अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी विभागों की कार्यशैली और सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी के कुपड़ा गांव में नाग पंचमी के अवसर पर शेष नाग महाराज भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान श्रद्धालु माखन की होली खेलेंगे और इस दौरान पुष्प वर्षा भी की जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौराणिक संस्कृति की परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ होगा। आज के इस आयोजन में दूर दूर से श्रद्धालु व जनप्रतिनिधि कुपड़ा गाँव में आएंगे। ग्रामीणों में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शेषनाग महाराज के मंदिर को ब्रह्मकलम फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि इष्ट देव क्षेत्र के खुशहाली के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। कुपड़ा गांव में आज तक मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ी गांव में घर के बाहर एक खतरनाक मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत मच गई। इससे पहले मगरमच्छ किसी को नुकसान पहुंचा पाता, लोग अपने घरों में कैद हो गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर गंगा नदी में छोड़ दिया गया है। बता दें कि बसेड़ी गाँव में देर रात घर के बाहर एक खतरनाक मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत मच गई। आसपास के लोगों ने सहमे रहते मगरमच्छ को देख लिया, जिसके बाद आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में चलते। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। आगामी 21 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा रैली के बाद पूरे प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मंगलोर गुड़ मंडी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित की जिसमें प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर, सोलर में सब्सिडी समाप्त करने, खाद की समस्या सहित मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। भाकियू के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रही है। ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी किसानों के घर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सोलर सब्सिडी समाप्त कर दी है। बढ़ती महंगाई के चलते किसानों को खेती करना दुश्वार हो गया है। ऐसे में बेहाल किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। आगामी 21 अगस्त को पूरे प्रदेश में किसान ट्रैक्टर तिरंगा रैली के बाद
अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। सबसे पहली बात यह है मेरी, सरकार से एक विश्वास खत्म हो गया आम जनता का। सरकार कोई भी घोषणा कर दे और उसका फिर अता पता नहीं। 2-3 घोषणा मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में करके हमारे गांव के नहर का पुल, ये हमारी नहर की सिंचाई की आपसी फ्री, ये घोषणा आज तक इनके जीवनी पुल पर आज तक एक कोई काम नहीं है। तो एक ऐसा विश्वास खत्म होता जा रहा है। नहीं सरकार ने घोषणा कर दी, जनता खुश हो जाती, भाई ये काम हमारा हो गया, ये एक घोषणा होती। तारीख में जो पूरे देश भर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकली, तो हमारा 21 तारीख का 3 दिन पहले से ही प्रस्तावित हो गए थे, तो वो यात्रा हमने स्थगित कर दी थी। अब 21 तारीख में हमारी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा भी निकलेगी और वो यात्रा अनिश्चितकालीन धरने में कन्वर्ट होगी। जो हमारी उत्तराखंड के किसानों की जो समस्याएं हैं, स्मार्ट मीटर है, सोलर है, खाद है, बिजली फ्री दी जा, जो अन्य किसानों की मजदूरों की जो समस्या है उनका समाधान यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही। तो इन सभी समस्याओं को लेकर रुड़की हमारा पूरे जिले का एक सेंटर केंद्र, वहाँ पूरे जिले का धरना अनिश्चितकालीन वहाँ चला आज। और सब जिम्मेदार लोग बुलाए भाई, जो फिर जाकर गाँव में संदेश दे। ऐसे ही एक प्रक्रिया पहले से ही मीटिंग होगी, इसमें प्रोग्राम बनाओ, गाँव में फैला जाए, चक्र ऐसे भी गाँव जाया जाएगा। ये प्रचार प्रसार का एक सिस्टम हो। तो ये सरकार ने कोई काम नहीं कर रहे, काम सब उद्योगपति के हो रहे। हर स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही, काम हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के। चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री, सब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर रहे हैं और किसान का कोई काम नहीं कर रहा। एक इसी मंडी में इसी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके थे कि तो पेनल्टी माफ करेंगे, आप 80 खत्म करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर अपने पूरे तेवर में आ गया है। सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ है और देहरादून सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। लगातार हो रही इस बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का गंभीर खतरा देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिलों में अगले कुछ घंटों और दिनों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड के बाकी अन्य जिलों में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट पर रखा गया है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। उत्तरकाशी में आज बाबा बोखनाग महाराज विराजमान होंगे। आज से 1 साल तक बाबा कंसेरू थान पर ही रहेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बोखनाग दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बाबा के आगमन पर संपूर्ण यमुना घाटी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कंसेरू गांव के लोगों ने संपूर्ण गांव में की सेन सफाई कर भारी मात्रा में फूलों से बाबा का मंदिर सजाया गया। मंदिर पर पूरी तरह भजन कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल की लोबर माल रोड के ट्रीटमेंट कार्य में हो रही देरी से स्थानीय लोगों व पर्यटकों को हो रही दिक्कतों को लेकर आज मां नयना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन धरने पर बैठ गए। उन्होंने शासन प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती वह धरने से नहीं उठेंगे। धरने पर बैठे पुनीत टंडन ने कहा कि लोअर माल रोड लंबे समय से बंद है, जिसके कारण नैनीताल की यातायात व्यवस्था के साथ पर्यटन पर सीधा असर पड़ रहा है। माल रोड पर बढ़ रही दरारों को लेकर भी गंभीर चिंता जताते हुए पुनीत टंडन ने कहा कि अगर माल रोड ढही तो मैं तालाब में कूद जाऊंगा। नैनीताल की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल माल रोड की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्य में देरी के कारणों को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि व्यापारियों और नैनीताल की जनता को यह जानने का अधिकार है कि सड़क का काम कब तक पूरा होगा और इसमें देरी के लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने पूरे कार्य की पारदर्शी जांच और खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। मेरा परिवार है पूरा शहर। मैं 125 साल से नैनीताल में हूँ। मेरा परिवार 5 पीढ़ियों से नैनीताल में है। 5 पीढ़ियों का खून है, उसकी आवाज़ है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका आशीर्वाद है। मां नैना देवी दीप करौरी बाबा का आशीर्वाद है। इस पूरे शहर को मैं अपना परिवार मानता हूँ। 125 साल पुराने परिवार होने के हैसियत से मैं अपना हक समझता हूँ, जन्म सिद्ध अधिकार समझता हूँ कि नैनीताल को संवारने के लिए मैं कदम उठाऊँ। ये मेरा घर है और इस घर को संवारना मेरा काम है, इसलिए मैं इसे काम को पूरे जोर शोर से और अच्छे से करूँगा और आप लोगों को किसी को निराश नहीं करूँगा। हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी, जो हमारे आगे वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारना है। हमारी उम्र तो जो 10-20 साल की रह गई है, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य हमको संवार के इस नैनीताल को सुधारना है और सही करना है। नैनीताल वासियों के हिसाब से चलेगा, प्रशासन और सरकार के हिसाब से कम चलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर देहरादून से, जहां अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि 4 साल बाद भी परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया है। चमोली ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टास्क फोर्स और एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। चमोली ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनको लगता होगा कि राहुल गांधी से बात करके क्या रहा तो चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हमने लोगों की भावना के अनुरूप पहले भी हमने टास्क फोर्स बनाई थी, एसआईटी गठित की थी, उस पर 3 लोगों को सजा भी हुई है, उम्र कैद की सजा, जेल में काट रहे हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा विषय उठा तो उस पर सीबीआई की मांग हुई, तो सरकार ने सीबीआई की जांच भी बिठा दी। सीबीआई अपना काम कर रही है। मैं समझता हूँ कानूनी दृष्टि से जो किया जा सकता है वो सरकार कर रही है। उसके बाद भी उनके माता पिता स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहीं कहना चाहते तो कहें। फिलहाल खबर उत्तराखंड मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।